पैरों से तो चलना सीख लिया है, अब हौसलों और मेहनत से चलना है। कोई कसर छोड़ेंगे नहीं जब ठान लिया कि मंजिल से मिलना है। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हब पे। अगर आप सभी भी अपनी मेहनत से सफल होने के लिए ठान लिए हैं तो अपनी पढ़ाई में कोई भी कसर मत छोड़िएगा। तो आप सभी की सफलता को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समान अध्ययन के सभी विषय जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुकी है। तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेट 5, जो डेली रात 9 बजे फुल डिटेल में आपको सिखाया और पढ़ाया जाता है। तो मेरे द्वारा कराए गए इस प्रैक्टिस सेट आप सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें सारे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी कॉमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि क्लास के एंड में मैं आप सभी के कॉमेंट का जवाब भी देने वाली हूँ। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? विच पार्ट वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लीविंग कांग्रेस इन 1939? द ऑप्शन इज इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी? द राइट आंसर इज फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने की। आइए कुछ डिटेल्स फैक्ट समझ लेते हैं इसके, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष यानी त्रिपुरा अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। वो क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन जब गांधी जी से मतभेद हो गया तो उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया गया। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में ही कांग्रेस के जब अध्यक्ष थे उसी टाइम ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया था। आजाद हिंद फौज की बात करें तो इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। बाद में रास बिहारी बोस ने इसे संगठित किया और 1943 में इसकी कमान किसको दे दी गई? नेताजी को दे दी गई। ये भी सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। बात करते हैं स्लोगन की। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर borrowed from the constitution of which country? The option is अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर इज आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड से हमारे देश का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आइए कुछ जान लेते हैं इसे डिटेल को। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 8 भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। इसके सोर्स चयन क्या है? तो कहाँ से लिया गया है? भारत ने आयरलैंड से लिया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया? भारत ने आयरलैंड से लिया। अब आयरलैंड के संविधान ने भी इसे किसके संविधान से लिया था? स्पेन के संविधान से लिया था। ठीक है, किस देश के संविधान से? तो स्पेन के संविधान से भी आयरलैंड ने लिया था। और आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने यानी भारत देश के संविधान ने कब लिया? तो वो आयरलैंड से लिया था। बात करते हैं इसके नेचर की। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये न्याय योग्य नहीं है, यानी नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, यानी इन्हें लागू करने के लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता है। ये भी बात याद रखिएगा। बात करते हैं मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति महाभियोग। तो मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति का महाभियोग यूएसए से लिया गया है। किस देश के संविधान से? तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है। कनाडा देश से क्या लिया गया है? तो कनाडा देश से देश का संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम को हम लोगों ने किस देश से लिया संविधान में? तो वो हो जाएगा कनाडा। तो ये सारे फैक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, तो इन्हें आप जरूर नोट डाउन करिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है। विच सॉइल इज फाउंडेड इन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? द ऑप्शन इज काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। विच सॉइल इज फाउंडेड इन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? द ऑप्शन इज जलोढ़ मिट्टी। हमारे देश यानी भारत देश में क्या है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी जान लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी हमारे देश के कुल भूभाग में कितना परसेंट फैला हुआ है? तो 43%। कितना परसेंट है? 43% में क्या है? केवल जलोढ़ मिट्टी है हमारे भारत में। कितने परसेंट? तो 43%। ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन क्या है। तो ये नदियाँ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई
गाद या तलछट से बनता है। किससे बनता है? तो उस गंगा नदी और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में जो बहकर आई गई होती है गाद, यानी उसकी जो तलछटें होती है ना मिट्टी, उससे ये जलोढ़ मिट्टी बनती है। बात करते हैं खादर मिट्टी की। तो खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये अधिक उपजाऊ होता है। अगर आपका प्रश्न पूछे कि सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगी? खादर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी। बात करते हैं बांगर मिट्टी की। तो बांगर मिट्टी सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये कम उपजाऊ वाला है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि अगर पूछे क्वेश्चन कि कम उपजाऊ वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो हो जाएगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे बंगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है। विच लॉ ऑफ न्यूटन इज मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इरेशियन? द ऑप्शन इज प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, नन ऑफ दिस। तो जड़त्व का नियम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम नियम, यानी फर्स्ट लॉ है। किसका? न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ कौन सा है? जड़त्व का नियम है। कौन सा? जड़त्व का नियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आइए न्यूटन की और गतियों के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु है, अगर वो विराम अवस्था है, मतलब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, और यदि वो गति में है, यानी फिर बाद में उसमें एक्टिविटी कुछ होने लगी है, तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में पड़ी हुई है, ये कोई वस्तु है, अगर ये विराम अवस्था में पड़ी हुई है, तो इसमें जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तब तो वो क्या होगा? गति नहीं करेगा। ठीक है, और तो गति में भी यही गति ही करेगा। अब बात करते हैं कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक वो विराम अवस्था में ही रहेगा। जैसे बात करते हैं कि बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यानी बस जब तक रुका रहता है तब तक क्या है? बस तो जब तक रुका रहेगा तब तक लोग सही पोजीशन में बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही उसमें मतलब बल लगाया जाएगा तो क्या होगा? अचानक यात्री पीछे की ओर झुक जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण का अलग हो जाना। ये भी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित हैं। न्यूटन का सेकंड नियम क्या है? तो न्यूटन का सेकंड नियम है F=ma, जो कि बल की परिभाषा कर देता है। थर्ड लॉ की बात करें, यानी तीसरे नियम की बात करें, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन, जैसे कि रॉकेट का उड़ना। तो न्यूटन के थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन, यानी रॉकेट का उड़ना। बहुत बार एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन की किस गति का है, तो आप क्या जवाब देंगे? थर्ड नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? द ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, RBI गवर्नर। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। द राइट आंसर इज प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बी इज द राइट आंसर। चलिए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत हो गई थी नीति आयोग की। अब बात करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्ट्रक्चर। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्ट्रक्चर। ये भी याद रखिएगा। इसके चेयरमैन हैं वर्तमान में कौन है? तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। वाइस चेयरमैन की बात करें तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो वाइस चेयरमैन होता है। ठीक है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, यानी वाइस चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो उनका नाम हो जाएगा सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी जी नीति आयोग की वर्तमान वाइस चेयरमैन है। नीति आयोग के CEO की बात करें तो CEO वर्तमान में कौन है? वो है BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी, जो वो नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं। ये करंट से रिलेटेड है। इसका रोल क्या होता है? नीति आयोग का रोल है, ये सरकार का थिंक टैंक है। क्या है? ये थिंक टैंक है। बहुत बार इसका रोल भी पूछ लेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके नीति आयोग से रिलेटेड हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो इन टॉपिक्स को आप जरूर नोट डाउन करिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2025 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? Who won the Wimbledon men's single title in 2025? The option is कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, जैनिक सिरन या राफेल नडाल। Who won the Wimbledon men's single title in 2025? The right answer is कार्लोस अल्कराज। ठीक है। कार्लोस अल्कराज ने वर्ष 2025 के विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो विंबलडन
ये घास के मैदान यानी ग्रॉस कोर्ट पर खेले जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। कहाँ पे? तो घास के मैदान पे खेला जाता है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम की बात करें तो दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ये, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। विंबलडन क्या है? सबसे दुनिया का पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, ये भी बात याद रखिएगा। इस टूर्नामेंट का ड्रेस कोड क्या होता है? इसमें खिलाड़ियों को अनिवार्य रूप से सफेद कपड़े यानी व्हाइट ड्रेस सबको पहनने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ जिससे हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है कि लेखक कौन है? आपको बताना है। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक आनंद मठ फ्रॉम विच नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन? द ऑप्शन इज रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या श्री अरविंदो। तो आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। द राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। The right answer is बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो वंदे मातरम गीत को रविंद्रनाथ चटर्जी ने लिखा हुआ था। आइए जानते हैं। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? आनंद मठ जिसे हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक के बारे में कह रहा है कि यह उपन्यास जो है आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर आधारित है? याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह पर। फर्स्ट सॉन्ग यानी हमारे देश का पहला सॉन्ग है वंदे मातरम। पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो वंदे मातरम गीत पहली बार कब गाया गया भारत में? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेशनल एंथम की बात करें तो हमारे देश का नेशनल एंथम है जन गण मन। किसके द्वारा लिखा गया है? तो टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और जन गण मन गीत पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार गाया गया था 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये सारे जो भी नोट्स में बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट डाउन भी करते चलिए क्योंकि लिखा हुआ चीज़ आप कभी भूलते नहीं, इसलिए लिखते चलिए और साथ ही साथ इस वीडियो को रिवीजन भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप सभी के लिए एक लाइन है कि मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है, बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो मेहनत का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा, इसीलिए पूरी ईमानदारी से और धैर्य के साथ आप मेहनत करते रहिए। सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए और उत्तर कमेंट बॉक्स में भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स? द ऑप्शन इज लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अल्कजेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की खोज किसने किया? तो वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर जी ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर जी ने। स्मॉल पॉक्स की खोज 1796 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1796 में हुआ था। किसने किया? एडवर्ड जेनर जी ने किया। यह दुनिया की पहली वैक्सीन है। ठीक है, चेचक वैक्सीन जो है वो दुनिया की पहली वैक्सीन है, इसीलिए इसे जेनर को इम्यूनाइजेशन का जनक भी कहा जाता है। यानी एडवर्ड जेनर जी को इम्यूनाइजेशन का जनक यानी फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। आपसे सामने क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, और ये दुनिया की पहली वैक्सीन थी, ये भी बात याद रखिएगा। लुई पास्चर की बात करें तो लुई पास्चर जी ने रेबीज का टीका खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और ये पहली एंटीबायोटिक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की और ये पहली एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है। हु वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर इन एसेंट इंडिया? द ऑप्शन इज पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। तो मगध साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी बनी थी राजगृह। क्या बनी थी? राजगृह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजगृह। चलिए एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। तो मगध साम्राज्य यानी हर्यक वंश ने बिंबिसार से राजगृह की राजधानी बनाया। किसने? हर्यक वंश के बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया था। बाद में उसे उनके बेटे ने, जिनका नाम था उदयन, और पाटलिपुत्र पटना शहर की स्थापना की और राजधानी वहां पे स्थानांतरित की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश जी ने। तो हर्यक वंश के बिंबिसार के राजगृह की राजधानी बना दिया था। ठीक है, उसके बाद उनके बेटे यानी बिंबिसार के जो बेटे थे उन्होंने ही इसे पाटलिपुत्र, जो कि कहाँ पे? पाटलिपुत्र पटना में है, तो पाटलिपुत्र शहर में उसकी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित किला है, ये भी बात याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा।
तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति देता है? आपको बताना है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन द प्रेसिडेंट द पावर ऑफ पर्डन। द ऑप्शन इज आर्टिकल 61, आर्टिकल 72, आर्टिकल 123, आर्टिकल 143। द राइट आंसर इज आर्टिकल 72 इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसमें है? तो आर्टिकल 72 में है। चलिए जान लेते हैं कि बाकी लोगों को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे कि आपके राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, तो इनके पावर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ, कम या बदल सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्युदंड को भी ये माफ कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल अनुच्छेद 161 से संबंधित है और राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल यानी सजा को माफ नहीं कर सकता है। ये भी बात याद रखिएगा कि जो राज्यपाल होते हैं वो क्षमा तो कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड का अधिकार उनको नहीं दिया गया है। मृत्युदंड करने का अधिकार किसको है? तो केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, राष्ट्रपति ही डिसाइड कर सकते हैं कि किसको मृत्युदंड देना है या माफ करना है या बदलना है। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम से रिलेटेड जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? द ऑप्शन इज 1972, 1973, 1980, 1992। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हो गई थी 1973 में। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। कब लॉन्च हुआ था? तो 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू हुआ था। किस जगह से? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे देश के? तो उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये शुरू किया गया था तो उस टाइम पीएम कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी जी। बात करते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में भारत में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं टोटल भारत में? भी 50 से अधिक हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। किस जगह पे सबसे ज़्यादा? तो मध्य प्रदेश में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। WWW का आविष्कार किसने किया था? हु इनोवेटेड द WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज या साबिर भाटिया। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? द राइट आंसर इज टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। तो ये 1989 में शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ पे इसके ऑर्गेनाइजेशन किसने शुरू किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। आविष्कारक कौन थे? तो वो थे टिम बर्नर्स-ली ने। कहाँ पे शुरुआत की थी ये भी जान लेते हैं। तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च में ये काम करते हैं। कहाँ पे? टिम बर्नर्स-ली जो थे वो थे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च में ये काम करते हुए पहली बार इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किया था। कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। तो ये वेब ब्राउजर, ये पहला वेब ब्राउजर है जो इनको किसने बनाया? तो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। ये पहला वेब ब्राउजर था। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो इन्हें कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है। इसके साथ ही हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अकबर के दरबार में भू राजस्व प्रणाली के लिए कौन जिम्मेदार था? हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन अकबर कोर्ट? द ऑप्शन इज बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, तानसेन। तो अकबर के दरबार में भू राजस्व प्रणाली के लिए जिम्मेदार कौन था? द राइट आंसर इज टोडरमल। टोडरमल जी ने भू राजस्व से संबंधित है। आइए जान लेते हैं। यानी भू राजस्व, इसे दहसाला बंदोबस्त या जब्त प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहसाला बंदोबस्त और जब्त प्रणाली किसको कहा जाता है? तो वो हो जाएगा भू राजस्व को। ये भी नाम है, बहुत बार नाम बदल के भी पूछ सकता है। ये लागू कब हुआ था? तो भू राजस्व लागू हुआ था 1580 में। कब लागू हुआ था? 1580 में। नवरत्न की बात करें तो नवरत्न में टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उनके वित्त मंत्री ये थे। अकबर के ये वित्त मंत्री भी थे और उनके नवरत्नों में शामिल थे। अकबर से पहले उन्होंने शेरशाह सूरी के दरबार में भी काम किया था। यानी टोडरमल जी जो थे अकबर से पहले किसके दरबार में काम किया था? तो शेरशाह सूरी के दरबार में काम किया था। तो भू राजस्व के बारे में ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का पीएच मान यानी पीएच वैल्यू लगभग कितना होता है, आपको बताना है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? द ऑप्शन इज 6.4, 7.0, 7.4 या 8.4। तो मानव रक्त की पीएच वैल्यू लगभग कितनी होती है? द राइट आंसर इज 7.4। हमारे ब्लड की जो पीएच वैल्यू कितनी है वो है 7.4। चलिए इसके डिटेल में समझ लेते हैं। जो कि ब्लड ये 7 से पीएच जो है वो 7 से अधिक है, इसलिए मानव का रक्त जो है क्या होता है? हल्का और क्षारीय होता है। हमारी बॉडी में ब्लड का जो पीएच कितना है? 7 से अधिक है। कितना है? टोटल 7.4 है। कितना है? 7.4 है। इसी वजह से हमारा ब्लड जो है ये हल्का होता है और साथ ही साथ ये क्षारीय भी होता है। पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। ये 7 जो है न्यूट्रल होता है यानी शुद्ध पानी, और 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा वाला क्या होता है? बेसिक होता है। अगर रक्त का पीएच 0.2 का भी बदलाव हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा। यानी पीएच हमारा जो रक्त है अगर उसमें 0.2 का भी बदल दिया जाए ना तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या क्रिकेट। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? द राइट आंसर इज बैडमिंटन। वो भी पुरुष। ये भी याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। बैडमिंटन जो पुरुष जिसमें मैन होते हैं उसमें उसी कप को केवल थॉमस कप कहा जाता है, और जिसमें बैडमिंटन फीमेल खेलती है उसको क्या कहा जाता है ये जान लेते हैं। कप किसके लिए होता है? पुरुष के लिए होता है। और उबेर कप किसके लिए होता है? तो ये महिलाओं के लिए होता है। ये भी याद रखिएगा। कंफ्यूजन वाले फैक्ट्स हैं जो आज की इस क्लास में आप सबका क्लियर हो रहा होगा। समझ लेते हैं इसके थॉमस कप के बारे में। भारत में 2022 में पहली बार थॉमस कप जीतकर इंडोनेशिया को हराकर इतिहास रचा था। ठीक है, पहली बार भारत ने कब जीता था? तो 2022 में। अदर कप्स की बात कर लें तो डेविस कप टेनिस है और ये पुरुषों का वर्ल्ड कप माना जाता है। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल इन इंडिया? आपके ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, और लास्ट ऑप्शन है आपका लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? द राइट आंसर इज राष्ट्रपति, यानी हमारे देश के प्रेसिडेंट जो हैं वही हमारे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी के बारे में समझ लेते हैं। ये आर्टिकल 76 में है। किस में है? तो आर्टिकल 76 में है। और यह इसका रोल क्या है? तो इसका रोल यह है कि यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, तो आंसर क्या आएगा? महान्यायवादी। क्या आएगा? महान्यायवादी। अब समझते हैं कि इन्हें क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, इनके क्या क्या पावर हैं। तो महान्यायवादी वह संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद की बैठकों में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, पर वोट नहीं दे सकता है। तो इन सारी बातों का आर्टिकल 88 में पूरा डिटेल व्याख्या दिया गया है कि जो महान्यायवादी हैं वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीप किला दर्रा किस नदी का भारत में प्रवेश द्वार है? आपको बताना है कि सीप किला दर्रा का किस नदी का भारत में प्रवेश द्वार है। सीप किला पास इज द गेटवे फॉर विच रिवर इनटू इंडिया? द ऑप्शन इज सिंधु, सतलज, चिनाब नदी या रावी नदी। तो सीप किला दर्रा का सतलुज नदी भारत में प्रवेश द्वार है। कौन सा? सतलुज नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीप किला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश की तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी जो तिब्बत के मानसरोवर राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है सतलुज नदी? ये तिब्बत के मानसरोवर और राक्षस ताल से निकलती है। इसी दर्रे में भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, यानी सीप किला दर्रा ही इसी में प्रवेश करता है। रोहतांग पास की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये किसे जोड़ता है? तो मनाली को लेह से जोड़ता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि ध्वनि यानी साउंड की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? इन विच मीडियम इज
द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम। द ऑप्शन इज वैक्यूम यानी निवार्त, एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, स्टील यानी सॉलिड जिसे ठोस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की गति सबसे किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो द राइट आंसर हो जाएगा क्या? ठोस में। सबसे ज़्यादा साउंड किस में आता है? तो ठोस के माध्यम से ही आता है। आइए जानते हैं इसके सीक्वेंस को सबसे पहले। तो इसको किस ऑर्डर में हम लगा सकते हैं? सबसे पहले आपका आएगा ठोस। क्या आएगा? ठोस यानी सॉलिड। उसके बाद आएगा द्रव यानी लिक्विड। उसके बाद आपका आएगा गैस। इस सीक्वेंस को भी आप याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन सीक्वेंस से भी पूछ लेता है। क्या रीज़न है कि ठोस में ही हमारा साउंड सबसे ज़्यादा आता है? उसका रीज़न ये है कि ठोस के कण यानी जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत पास होते हैं, जिससे कंपन यानी वाइब्रेशन जो है वो जल्दी ट्रांसफॉर्म होता है। वैक्यूम की बात करें तो निवार्त में ध्वनि की गति शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, निवार्त में ध्वनि क्या होती है? शून्य हो जाती है। अंतरिक्ष में हम एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो निवार्त की वजह से ही आप अंतरिक्ष में एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इन हाउ मेनी फील्ड्स इन द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? द ऑप्शन इज 5, 6, 4, 7। तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए जान लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले है भौतिक यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद है रसायन यानी केमिस्ट्री में भी। फिर है चिकित्सा मेडिसिन में भी नोबेल पुरस्कार, साहित्य में भी नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर, और पीस में भी यानी शांति के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारे नोबेल पुरस्कार इन सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। टोटल कितने? तो ये 6 हैं। अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है, अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1968 में अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार देना शुरू हो गया था। किस जगह दिया जाता है? चलिए ये भी समझ लेते हैं कि नोबेल का पुरस्कार किस जगह दिया जाता है। तो नोबेल का पुरस्कार जो है, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। किस जगह? तो ओस्लो के नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी सभी स्टॉकहोम में के स्वीडन में दिया जाता है। बाकी सभी स्टॉकहोम के स्वीडन में दिया जाता है। ये भी सारी बातें याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग कमेंट में आंसर अपने देते रहिए, और इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये भी आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? द ऑप्शन इज नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, अमर्त्य सेन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? द राइट आंसर इज एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत का ग्रीन यानी रेवोल्यूशन के जनक माना जाता है। अब आप बताइएगा कि वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम समझ लेते हैं। तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी थे, और इसकी शुरुआत 1960 के दशक के अंत में 1966 और 1967 में था। इसको सबसे ज़्यादा असर गेहूं के उत्पादन पर पड़ा, जो कि पंजाब और हरियाणा में है। ठीक है, वर्ल्ड की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी थे। भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। वर्गीस कुरियन की बात करें तो वर्गीस कुरियन जी श्वेत क्रांति के जनक हैं यानी व्हाइट रेवोल्यूशन। बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो दुग्ध क्रांति से संबंधित है। अब आप सब कमेंट में बताइए कि वर्गीस कुरियन जी का जन्म दिवस यानी बर्थडे कब मनाया जाता है, और उनके बर्थडे में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वर्गीस कुरियन जी का जन्म दिवस कब है और उनके जन्म दिवस में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? वेयर डिड महात्मा गांधी कंडक्ट इज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? द ऑप्शन इज खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, बरदोली। तो महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था? द राइट आंसर इज चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में। किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। आइए जान लेते हैं कि महात्मा गांधी जी के ये सत्याग्रह का कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। तो महात्मा जी का सत्याग्रह चंपारण के बिहार में हुआ था। चंपारण कहाँ पे? कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो यह है बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। सन भी याद रखिएगा, कब? 1917 में। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों हुआ था। तो नील की खेती करने के लिए किसानों की 3 कठिया प्रणाली यानी
3/20 भाग पर नील उगाना अनिवार्य था। उसी के खिलाफ इन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी का भारत का पहला सफल आंदोलन भी रहा था। किसके खिलाफ था ये भी याद रखिएगा, तो नील की खेती के खिलाफ इसको शुरू किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एन किस देश की मुद्रा है? एन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? द ऑप्शन इज चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। बताना है आपको कि एन किस देश की मुद्रा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा जापान। एन जापान की मुद्रा है। बाकी करेंसीज के बारे में भी समझ लेते हैं। तो युआन, चीन में युआन करेंसी है। ठीक है, साउथ कोरिया में क्या है, तो साउथ कोरिया में वॉन है। क्या है, साउथ कोरिया की करेंसी को क्या बोलेंगे, वॉन बोलेंगे। और थाईलैंड की करेंसी को क्या बोलेंगे, बहत। क्या बोलते हैं, बहत। बात करते हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश की करेंसी को बोलते हैं टका। क्या बोलते हैं, टका। तो ये सारे डिटेल्स पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे ब्यूटीफुल सा प्रश्न आज यही होने वाला है। तो मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट के कितने कक्ष होते हैं? आपको बताना है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? कितने होते हैं, आपको बताना है कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। द राइट आंसर इज 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। आइए जानते हैं कि बाकियों के हार्ट्स में कितने चैम्बर्स होते हैं। बात करते हैं ह्यूमन हार्ट्स के चैम्बर्स में, तो ये इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे हार्ट्स में। तो ये क्या है, पहला होता है अलिंद, दूसरा होता है नीलय, वेरिसेल्स और वेंट्रिकल सेल्स। बात करते हैं बाकी की, तो फिश यानी मछली के हार्ट्स में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो मछली के हार्ट्स में 2 चैम्बर्स होते हैं। कितने, सिर्फ 2 होते हैं। जैसे हम ही लोग में भी 2 होते हैं और मछलियों में भी 2 होते हैं। बात करते हैं फ्रॉग और जो एम्फीबियन हैं उनकी बात करते हैं, तो फ्रॉग में कितने होते हैं, उनमें होते हैं कुल 3 चैम्बर्स। यानी फ्रॉग के हार्ट्स में उनके कितने होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। बात करते हैं कॉकरोच की, तो कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, पूरे 13। कितने, 13 चैम्बर्स होते हैं, 13, जो कि एग्जाम से में ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये बात याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा किसके हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, तो हो जाएगा कॉकरोच में। किसमें, कॉकरोच में होते हैं। अब समझ लेते हैं कि चैम्बर्स यानी हमारा हार्ट जो है उसका काम क्या होता है, क्या वो फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। तो हार्ट जो है ये दाएं हिस्सा, इसका जो दाएं हिस्सा होता है वो क्या करता है, अशुद्ध रक्त वाला होता है, और बायां हिस्सा जो होता है वो शुद्ध रक्त वाला होता है। और ये क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? द ऑप्शन इज 5 ईयर, 6 ईयर, 4 ईयर, द लास्ट ऑप्शन इज लाइफ टाइम। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपको बताना है। द राइट आंसर इज 6 ईयर। राज्यसभा कार्यकाल कितने का होता है, तो 6 ईयर होता है। अब आप सब कमेंट में ये जरूर टाइप करिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना एज चाहिए होता है, कितना एज आपको चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। चलिए जान लेते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है, ये परमानेंट हाउस है। यह कभी भी भंग नहीं होता है। इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए चुने जाते हैं। बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन पहले भी ये भंग हो सकती है। ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। और लोकसभा जो है भंग हो सकती है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में घुमा फिरा के जरूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सौर मंडल में लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? द ऑप्शन इज शुक्र यानी वीनस, बृहस्पति यानी जुपिटर, मार्स यानी मंगल, और है लास्ट ऑप्शन है आपका शनि नहीं ईस्टर। तो सौर मंडल में लाल ग्रह किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को सौर मंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। देखिए, सौर मंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस वजह से? क्योंकि इसकी मिट्टी जो है, इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है, जिससे इसका रंग क्या हो जाता है, लाल दिखाई देता है। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट इसके 2 छोटे उपग्रह हैं। पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस।
बात करते हैं ओलंपस मून की, तो ओलंपस मून सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी ग्रह पर है। तो ये थे आपके मोस्ट 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने सारे प्रश्नों के जवाब दिया होगा। ये सभी प्रश्न आप सबके एग्जाम जैसे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, यूपी पीएससी, यूपी पुलिस, सुपर टैट या एनटीपीसी या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की इस क्लास में आप सब ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो प्रश्न आपसे गलत हो गए हैं उन्हें आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, और साथ ही साथ इस क्लास को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करिएगा। अब बात करते हैं आप सभी के कमेंट्स की, जो कि लास्ट के क्लास में सबने कमेंट किया था। तो चलिए आज मैं आप सबके कमेंट का जवाब देती हूँ। सबसे पहले प्यारा सा कमेंट आया है निधि तोमर जी का। इन्होंने लिखा है कि थैंक्स फॉर दिस क्लास, तो थैंक यू निधि तोमर जी। नेक्स्ट कमेंट था कि ज्योति दुबे जी का। इन्होंने लिखा वेरी नाइस क्लास, तो ज्योति दुबे जी आपको दिल से थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट आया था ज्ञानेंद्र सिंह जी का। इन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैम क्लास की पीडीएफ कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी। तो ज्ञानेंद्र जी बहुत जल्द हम लोगों ने और हमारी टीम ने आप सभी के लिए एक ग्रुप बनाया है, जो कि टेलीग्राम, बहुत जल्द आप सबके लिए ग्रुप ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सबको पीडीएफ दे दिया जाए। मैं अपनी टीम से पूरी बात करूंगी कि पीडीएफ की व्यवस्था आप सबके लिए कर दी जाए। तब तक आप सब सारे मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से रिविजन करते रहिएगा। नेक्स्ट कमेंट आया है चोको यादव जी का। इन्होंने पूछा है ये क्लास हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो चोको यादव जी, ये क्लास जो है और इस क्लास के सारे क्वेश्चंस हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए या किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप सभी के इन प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से थैंक यू। इसी तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए और अपनी पढ़ाई को और भी स्ट्रांग बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।